हाउ मार्वल इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। आई नो ये सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगले कुछ ही मिनट्स में आपको ये समझ आ जाएगा कि व्हाई दिस इज ए सीरियस इशू। याद है वो दिन जब हम मार्वल की नेक्स्ट मूवी के रिलीज होने का ईगरली वेट करते थे, जिसका सिलसिला 2008 में आयरन मैन के साथ शुरू हुआ था और मानो 2019 के एंड गेम में आयरन मैन के साथ ही खत्म भी हो गया। Now things are totally different after Endgame because ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से आयरन मैन एंड ब्लैक विडो ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। कैप्टन अमेरिका रिटायर होकर कुछ ऐसा बन गया है, हॉकाई फैमिली मैन बन गया है, थॉर बच्चों के साथ खेल रहा है और हल्क के कैरेक्टर के साथ तो एमसीयू ने कभी जस्टिस किया ही नहीं। इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि एंड गेम का रिलीज होना अपने आप में ही एक त्योहार था, जिसका इम्पैक्ट सिनेमा हिस्ट्री में काफी ग्रैंड है। और इसी सक्सेस को राइड करते हुए मार्वल ने इसके बाद अभी तक फेज 4 एंड 5 में टोटल 23 मूवीज एंड शोज को रिलीज किया है। लेकिन एज ए मार्वल फैंस हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें मार्वल की तरफ से इतना सारा कंटेंट देखने को मिला, वो भी बैक टू बैक। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर मेन प्रॉब्लम है क्या? द प्रॉब्लम इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। इन सभी फेज 4 एंड 5 की मूवीज एंड शोज में हमें कई नए सुपर हीरोज देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल द इटर्नल, शैंग-ची, मून नाइट, शी हल्क, दी मार्वल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट अभी तक इन सभी कैरेक्टर्स में से एक भी ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के जैसा मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। आई नो मूवीज लाइक शैंग-ची एंड द इटर्नल्स आर नॉट दैट बैड, बट यहाँ बात एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की हो रही है। बिकॉज इन दोनों मूवीज को रिलीज हुए करीब 3 साल हो गए हैं, लेकिन इनमें हुए इंसिडेंट्स का रेफरेंस एंड रिएक्शन हमें अभी तक किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला है, जिस वजह से ये स्टैंड अलोन मूवीज लगती हैं। वहीं एंड गेम से पहले ओरिजिनल 6 एवेंजर्स ही थे जिनके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती थी। बट सैडली आफ्टर एंड गेम इतने सारे टीवी शोज एंड मूवीज के बाद भी फैंस को अभी तक उनका एक भी ओरिजिनल एवेंजर्स का वर्दी सक्सेसर सुपर हीरो नहीं मिला है। आई नो एज ट्रू मार्वल फैंस हमें एमसीयू के नए शोज एंड मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए, बट आफ्टर वॉचिंग दिस प्रोजेक्ट सभी फैंस का एक ही सवाल है, वेयर इज द क्वालिटी? देखो ये बात सच है, क्रिटिक्स के रिव्यूज से लार्ज ऑडियंस को कभी फर्क पड़ा ही नहीं, बिकॉज उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। जिसका एक एग्जांपल 2018 की वेनम मूवी है, जिसको क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया था। बट ऑन द सेम हैंड फेज 4 एंड 5 के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स को तो हम जैसे मार्वल के कोर फैंस ही पसंद नहीं कर रहे, और सब बस यही सोच रहे हैं कि एंड गेम के बाद एमसीयू का वो मैजिक टच कहाँ गायब हो गया है। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम इज राइटिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स ही थे, बट इनको मेनली 2 ही सुपर हीरोज लीड करते थे, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने वेल रिटन हैं कि आइडियोलॉजीज डिफरेंट होने के बाद भी ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. और बात रही इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो एनसीयू में आयरन मैन की एंट्री एज ए जीनियस, प्लेबॉय एंड बिलियनर हुई थी, जो कि काफी सेल्फिश था और सबसे पहले अपना भला सोचता था। I'm just not the hero type, clearly. बट जब टेररिस्ट उसे किडनैप कर लेते हैं, तब जाके उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती हैं, और समय के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन का कैरेक्टर ग्रो करता है। एज रिजल्ट दी एवेंजर्स में उसने न्यूयॉर्क को बचाने के लिए नियरली खुद को सेक्रीफाइस ही कर दिया था। देन एंड गेम में जब टोनी के पास स्नैप में गायब हुए लोगों को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो फाइनली खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की एंट्री आयरन मैन के बिल्कुल ऑपोजिट थी, बिकॉज स्टीव शुरू से ही खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार था। बट स्टीव टोनी की तरह बिलियनर नहीं था, इवन वो तो एक आर्मी सोल्जर बनने के लिए भी फिट नहीं था। बस इसीलिए वो एक एक्सपेरिमेंट में सुपर सोल्जर सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है और बनता है कैप्टन अमेरिका। और अपनी पहली ही मूवी में वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर देता है। ऑफ कोर्स कैप्टन उसको सरवाइव कर जाता है और आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट लीडर की तरह उभरता है। बट अगेन मेन प्रॉब्लम शुरू होती है इसके बाद कि आखिर अगला लीडर या नेक्स्ट आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। तो इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे बात करते हैं, और वो है फैल्कन, जिसको कि स्टीव ने खुद एंड गेम के एंड में अपना सक्सेसर चुना था। इससे पहले भी हम फैल्कन को कैप्टन अमेरिका के साथ कई मूवीज में देख चुके थे, बट फिर भी हम इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, और शायद इसीलिए मार्वल ने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो को बनाया, जिसमें हमें फैल्कन की बैक स्टोरी कुछ हद तक जानने को मिली। ये बात सच है, बट पूरा शो इसी प्लॉट पर रन करता है कि कैसे फैल्कन खुद को
कैप्टन अमेरिका की जगह पर नहीं रख पा रहा है, जिस वजह से शो का मेन फोकस ये बन जाता है कि स्टीव रॉजर्स कौन था, ना कि फैल्कन कौन है और उसे ही कैप्टन अमेरिका क्यों बनना चाहिए। वहीं बकी एके विंटर सोल्जर का शो में उतना ही इंपॉर्टेंस था जितना हमारी क्रश की लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर यूज ऑफ CGI एंड VFX। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि मार्वल मूवीज हमेशा से ही स्टनिंग रही हैं बिकॉज ऑफ इट्स CGI एंड VFX, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो जैसे CGI एंड VFX मार्वल के लिए एक बैसाखी सा बनकर रह गया है। रिमेंबर ब्लैक पैंथर का क्लाइमेटिक बैटल, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, जो कि 80 to 90% CGI एंड VFX जनरेटेड ही था। एंड नाउ उसे कंपेयर करो रिसेंट MCU प्रोजेक्ट्स लाइक शी हल्क, थॉर लव एंड थंडर, सीक्रेट इन्वेजन एंड रिसेंटली रिलीज हुई दी मार्वल से, जिसका रिजल्ट आपको ब्लैक पैंथर से बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा। आई नो शोज के CGI एंड VFX को मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बजट डिफरेंसेस, बट गाइस सीरियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मार्वल, जो शी हल्क जैसी डिजास्टर्स सीरीज को भी $225 मिलियन के बजट के साथ बनाता है, यानी पर एपिसोड का बजट $225 मिलियन, जिसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करोगे तो अमाउंट 1500 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जापान ने गॉडजिला -1 जैसी मूवी को सिर्फ $15 मिलियन में ही बनाकर रिलीज कर दिया, जिसका शी हल्क जैसे शो से दूर दूर तक कंपटीशन करना तो छोड़ो, कंपैरिजन करना भी गलत होगा, क्योंकि शो का नाम तो है शी हल्क, बट मानो या ना मानो लोगों ने इसे 9 हफ्तों तक सिर्फ डेयरडेविल की वजह से ही झेला। प्लस CGI एंड VFX का बैड ओवरयूज सिर्फ विजुअल अपील को ही नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज एक सीन जो आर्टिफिशियल लगता है उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है, विच मीन्स सीन्स के रियल या CGI होने से फर्क नहीं पड़ता अगर वो ऑडियंस से एक कनेक्शन बिठा पाए। और किसी भले मानुस ने सच ही कहा है कि असली CGI एंड VFX सीन वही होता है जिसको देखकर पता ही ना चले कि वो CGI एंड VFX जनरेटेड सीन है। बस इसी वजह से मार्वल का वो मैजिक जो फेज 3 में पीक पर था, मानो एंड गेम के बाद कहीं खो सा गया है, क्योंकि एंड गेम के बाद रिलीज हुए अच्छे MCU मूवीज एंड शोज को तो हम अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम इज कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी लाइन्स। इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स पहले मार्वल की स्ट्रेंथ थी, बट अब ये एक वीकनेस बन चुकी है। इतने सारे कैरेक्टर्स, टाइम लाइन्स एंड मल्टीवर्स के साथ कीप अप करने के लिए अच्छे बुरे हर मूवीज एंड शो को देखना पड़ता है। इवन मार्वल के कोर फैन बेस भी इससे काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि सब कुछ देखो टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, बट वेयर इज द बिगर पिक्चर? क्योंकि जहाँ इन्फिनिटी सागा में थैनोस मेन विलन था जो कि टाइम टू टाइम मूवीज में अपीयरेंस देकर रिलेवेंट बना रहता था, बट वहीं मल्टीवर्स सागा में थैनोस की टक्कर का मेन विलन हमें अभी तक नहीं देखने को मिला। और जैसे ही लोगों ने कैंग द कॉन्करर को जानना और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा, वैसे इस रोल को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स एक असॉल्ट केस में कन्विक्टेड पाए गए, जिससे मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया और अब कैंग का रोल कौन प्ले करेगा पता नहीं। वहीं ब्लेड मूवी की अनाउंसमेंट जुलाई 2019 में हुई थी, जिसको अभी तक मल्टीपल टाइम्स रीराइट किया जा चुका है और ये सिलसिला अनाउंसमेंट के करीब 5 साल बाद भी कंटिन्यू है। तो रिलीज की तो छोड़ो, शूटिंग भी कब स्टार्ट होगी पता नहीं। द लास्ट मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ रिस्क टेकिंग। आप ये बात मानो या ना मानो, मार्वल ने एक फॉर्मूला डेवलप किया है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम भी करता है, लेकिन इसी फॉर्मूला के चक्कर में क्रिएटिविटी गायब हो रही है। अर्ली मार्वल मूवीज का चार्म उनका सरप्राइज फैक्टर था, बट अब मोस्ट ऑफ द शोज एंड मूवीज को देखकर लगता है जैसे हम सेम स्टोरी देख रहे हैं विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। वो रिस्क एंड बोल्ड स्टोरी टेलिंग कहाँ गए जो पे ऑफ होते थे, जिनकी वजह से हम मार्वल फैंस बने। I am Iron Man. इवन कुछ फैंस का तो एक बोल्ड स्टेटमेंट ये भी है कि मार्वल फेलियर से डरने लगा है, इसी वजह से इनोवेट करना भूल गया है। बट इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? जिसका जवाब है मार्वल को स्लो डाउन होकर क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। स्टोरीज को ब्रीदिंग रूम दें और कैरेक्टर्स को ग्रो करने का मौका और टाइम दें, और सबसे इम्पोर्टेंट वापस वो मैजिक कैप्चर करें जिसने हम सबको मार्वल का एक हार्डकोर फैन बनाया था। MCU अभी भी सेव हो सकता है, बट उनको अपने कोर फैन बेस को सुनने की जरूरत है, न कि उनको जो कि सिर्फ इसे एक टाइम पास की तरह देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि MCU की स्टोरी लाइन्स एंड कैरेक्टर्स आर एन इमोशन फॉर मेनी मार्वल फैंस एंड वी डोंट वांट टू लूज दैट इमोशन। और आखिरी में मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या MCU के हायर अप्स को फैंस की इन बातों से कुछ फर्क भी पड़ता है? Let's fucking go! Let's fucking go. Yeah!